जय हिंद साथियों, मैं श्रवण कुमार दुबे आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपके अपने पिछले 2 वीडियो में वर्णमाला से संबंधित जो भी चीज़ें बताई, ऐसे कल मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पे बताया और जीवा के आधार पे बताया। उसके आगे का वीडियो आज हम आपको बताएंगे। तो तीसरा पॉइंट था सर जी कि मुख खोलने के आधार पे स्वरों के प्रकार। तो आइए देखते हैं। मुख खोलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये सर जी होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर जी समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा होता है सर जी विवृत स्वर और चौथा होता है सर जी अर्ध विवृत स्वर। मुख खोलने के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। आइए, पहला है समृद्ध स्वर। तो इसका डेफिनेशन होता है सर जी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें आपके आते हैं सर जी बड़ी ई और बड़ा ऊ। 2 इसमें आते हैं। समृद्ध का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें आपके स्वर से 2 आएंगे, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दूसरा है सर जी अर्ध समृद्ध स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक खुलता है उसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें आपका आएगा सर जी छोटी ई और छोटा ऊ। बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं समृद्ध और अर्ध समृद्ध। तीसरा पॉइंट है सर जी आपका विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, चलिए लिखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। इसमें आता है सर जी आपका आ और आ, ओ और ए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। यहाँ पे इसमें 3 आते हैं, आ,
ओ, ए। इसके बाद आता है सर जी अर्धविवरित स्वर। अर्धविवरित स्वर यानी आधा मत समझिएगा, आधा का मतलब ये हो जाएगा कि आपको इससे आधा, तो इसकी परिभाषा होती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इसमें भी आते हैं सर जी आपके ए, और आता है ओ, और एक आता है आगत वाला आ। ये है आपका आगत, जो हम आपको कल के वीडियो में बताए थे। आगत स्वर इसे कहा जाता है। आगत स्वर का मतलब बाहर से आए हुए स्वर। तो मुख खोलने के आधार पर स्वरों के प्रकार 4 प्रकार के। समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें आते हैं बड़ी ई, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें आते हैं छोटी ई, छोटा ऊ। विवृत स्वर सर जी, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। इसमें आते हैं आ, ओ, ए। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इसमें आते हैं ए, ओ और आगत स्वर वाला आ। इसके बाद बात करेंगे हम आपसे, चौथा पॉइंट था साथियों, जो भी वीडियो अब तक अपलोड हुए हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपका ही वो जुनून देखकर हम अपने आगे की वीडियो आपके लिए प्रदर्शित करते रहें। अगला है सर, ओठों के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओठों के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये सर जी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर जी वृत्तमुखी यानी गोलाकार, और ये होता है सर जी अवृत्तमुखी यानी अगोलाकार। गोलाकार और अगोलाकार। गोलाकार में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं सर जी जिसको हम बोलेंगे तो हमारे ओठ क्या होते हैं, वो गोल आकृति यानी वृत्त की आकृति ले लेते हैं। और अगोलाकार में क्या होता है कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसको हम बोलने पे अगोलाकार हमारा ओठ नहीं हो पाते हैं। तो आइए, इसकी परिभाषा होती है कि जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल आकृति बना लेता है उसे गोलाकार स्वर कहते हैं। जैसे छोटाऊ ऊ, बड़ाऊ ऊ, ओ और ओ। आप अपने से भी बोलने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप इन चारों को बोलेंगे तो आपके ओठ जो है वो एक वृत्त की आकृति प्रदर्शित करेंगे, इसीलिए इन्हें गोलाकार स्वर भी कहा जाता है। इसी में आता है आगत स्वर भी इसी में शामिल है सर जी। और अवृत्तमुखी का परिभाषा होगा जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल आकृति
आकृति नहीं बना पाता है उसे अगोलाकार स्वर कहते हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ है सर जी आपको वर्णमाला में। इसके बाद जो भी इसमें आएगी, जैसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया और ए हो गया, इनको हम बोलेंगे तो आपकी ओठ की आकृति वृत्ताकार नहीं होगी, इसलिए इसे अगोलाकार और अवृत्तमुखी कहा जाता है और उसे वृत्तमुखी कहा जाता है, गोलाकार कहा जाता है। ओठों के आधार पर स्वरों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं सर जी। तो स्वर से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं ये हम आपको अभी तक बताए। इसके आगे और कुछ पॉइंट है जो हम अभी आपको नोट कराते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें साथियों। हम आपको अपने पूरे चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आइए इसी में एक चर्चा है, क्योंकि स्वर में ही लिखा जाता है री। री की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि री क्या है। री क्या है सर जी? तो इस ध्वनि का उच्चारण र प्लस ई दो शब्दों से मिलकर बना है। और री सर जी र प्लस ई से मिलकर बना है और यह व्यंजनवत रहता है और इसकी गिनती केवल, इसकी जो गिनती है सर जी, इसकी गिनती केवल स्वरों में होती है। इसकी गिनती केवल स्वरों में होती है और इसका प्रयोग देखेंगे तो री का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में ही किया जाता है। संस्कृत के शब्दों में री का प्रयोग किया जाता है सर जी। जैसे ऋषि हो गया, ऋण हो गया, ऋषि हो गया, ऋण हो गया, ऋतु हो जाएगा आदि। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनमें री का प्रयोग किया जाता है। तो री के बारे में हम आपको बताएं कि री इस ध्वनि का उच्चारण र प्लस ई से दो शब्दों से मिलकर बना है और यह व्यंजनवत रहता है। इसकी गिनती केवल स्वरों में होती है। प्रयोग इसका सर जी, री का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में ही किया जाता है, यानी ऋषि, ऋण, ऋतु आदि। ऐसे कुछ संस्कृत के शब्द हैं जिसमें री का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है सर जी आगत स्वर भी थोड़ा सा बता दें आपको। आगत स्वर हम आपको बताएं कि ऐसे, इस बिंदु को अर्धचांद भी कहा जाता है। इस बिंदु को जो वर्ण के ऊपर लगा है सर, इसको अर्धचांद भी कहा जाता है। हमारे हिंदी में सर जी, हमारे हिंदी में कुछ वर्ण या कुछ शब्द यूरोपीय भाषाओं से आ गए हैं, जिसमें से ये भी एक निकल कर आया है। जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, थोड़ा सा अंग्रेजी की चर्चा, तो यहाँ पे डॉक्टर अगर हम लिखेंगे डॉक्टर तो ये शुद्ध नहीं। यहाँ पे ओ जो है इसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मतलब है, यानी इसी ओ को संबंधित ये आगत ऊपर लगाया जाता है तो हम डॉक्टर ने डॉक्टर बोलते हैं। तो डॉक्टर हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, टॉफ़ी हो जाएगा,
इन सब के ऊपर सर जी आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी आगत जो है उसके ऊपर लगाया जाता है और इस आगत को ही अर्धचांद भी कहा जाता है। स्वर में एक लास्ट पॉइंट है सर जी, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हम आपको अगले दिन व्यंजन की क्लास प्रारंभ करेंगे और स्वर में कहीं भी कोई भी त्रुटि हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर, या कोई और चीज़ आपको दिखे, जो भी चीज़ें हम आपको पूर्ण बताने की। एक आता है सर जी इसमें अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं सर जी? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है उसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हम सांस लिखें और सांस लिखें। अनुनासिक को ही पूर्ण चाँद कहा जाता है। अनुनासिक को ही पूर्ण चाँद कहा जाता है। जैसे आँख या आँख, सांस, आँख, आँख। यदि आप बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको पूरा आभास हो जाएगा कि अनुनासिक क्या होता है। तो अनुनासिक में पूर्ण चाँद ऊपर वर्णों के ऊपर लगाए जाते हैं। एक पॉइंट है इसमें नोट कि हिंदी के सभी स्वर अनुनासिक, हिंदी के सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। ये पॉइंट है सर जी कि हिंदी के सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। तो हम सर जी आपको वर्णमाला में अपने तीसरे वीडियो में आज स्वर से संबंधित सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगले दिन हम आपको व्यंजन के बारे में प्रारंभ करेंगे। तो हम दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं और हमारे आपसे यही विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आगे और भी अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए दिखा सकें। तो जय हिंद साथियों।